दोस्तों ये है आपका आधुनिक भारत हिस्ट्री मॉडर्न। यहाँ से आप पार्ट 1 पार्ट 2 इसी प्रकार से मैं आपको वीडियो देता रहूँगा। पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 इसी प्रकार से आता रहेगा आपको। तो आप ये मणिकांत सर के द्वारा नोट्स से आप देख सकते हैं। इसे आप नोट्स चाहे तो नोट्स तैयार कर सकते हैं। मैं आपके नोट्स के पर्पस पे कि घर बैठे जो दिल्ली छात्र नहीं आना चाहते हैं और वो यूपीएससी की तैयारी करना चाह रहे हैं, तो वो चाहे तो यहाँ से घर बैठे ही वो तैयार कर सकते हैं नोट्स यूपीएससी। ठीक है, ये है इतिहास का मर्म क्या है, परिवर्तन का ज्ञान। इतिहास के अध्ययन का अर्थ राजनीतिक, आर्थिक, समाज और सांस्कृतिक क्षेत्रों में परिवर्तन के तत्वों को रेखांकित करना। जेम्स मिल 1817 भारत का पहला इतिहास लिखा और इतिहास को 3 कालों में विभाजित किया: हिंदू काल, मुस्लिम काल, ब्रिटिश काल। 3 भाग: प्राचीन काल, मध्यकाल, आधुनिक काल। मध्यकाल को पूर्व मध्यकाल 750 से 1200 ईस्वी और आधुनिक काल को 1526 पूर्व आधुनिक काल के रूप में इसे जाना जाता है। यहाँ मैंने लिखा हुआ उत्तर मध्यकाल जो 1192 से वो 1200 से 1757 उत्तर मध्यकाल है। 1200 से लेकर 1757। ये आपको इतना छोटा सा हो गया। अब देखिए यहाँ से विश्व इतिहास का पाठ्यक्रम है मणिकांत सर का। यहाँ से आप, मैं इसे एक बार ऐसे वर्ल्ड हिस्ट्री आपको पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 के हिसाब से वर्ल्ड हिस्ट्री का मैंने आपको नोट्स दे दिया है। ये देखिए विश्व इतिहास का पाठ्यक्रम 18वीं शताब्दी में राष्ट्र निर्माण यूरोप। आप समझ रहे होंगे पाठ्यक्रम क्या होता है। जैसे अमेरिकी क्रांति एवं फ्रांस की क्रांति 19वीं सदी में, उदारवाद एवं राष्ट्रवाद, औद्योगिक क्रांति ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस एवं जापान, समाजवाद एवं मार्क्सवाद 19वीं सदी में, साम्राज्यवाद तथा अफ्रीका का विभाजन, प्रथम विश्व युद्ध तथा इसका प्रभाव 1929-30 की विश्व आर्थिक मंदी, फांसीवाद तथा द्वितीय विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध का प्रभाव, उपनिवेश मुक्ति, शीत युद्ध। ये सारे टॉपिक आपको वर्ल्ड हिस्ट्री में हो गया होगा। आप नहीं देखे हो तो इससे पहले वीडियो पे जाके आप वर्ल्ड हिस्ट्री का पूरा आप चाहे तो नोट्स तैयार कर सकते हैं। पार्ट 1 से लेके जितना भी हो वहाँ तक आप देख सकते हैं। ये संस्कृति एवं विरासत का पाठ्यक्रम है। मुख्य परीक्षा एवं प्रारंभिक परीक्षा हेतु भारतीय संस्कृति में प्राचीन काल से आधुनिक काल तथा कला के रूप में साहित्य एवं वास्तुकला के विभिन्न पहलू शामिल है। प्राचीन काल पूर्व ऐतिहासिक काल लाखों वर्ष पूर्व से लेकर लगभग 10,000 सैकड़ा हजार तक 10,000 ईसा पूर्व, जिस काल के अध्ययन के लिए हमारे पास केवल पुरातात्विक साक्ष्य उपलब्ध है, सातहिक साक्ष्य नहीं। पूरा पाषाण काल और मध्य पाषाण काल। पलटता हूँ, ये देखिए आद्र ऐतिहासिक काल। अब यहाँ से अभी ये चल रहा है किस टॉपिक का, संस्कृति एवं विरासत के लिए टॉपिक चल रहा है। संस्कृति एवं विरासत का पाठ्यक्रम इसी का सिलेबस है। आद्र ऐतिहासिक काल, प्रेटो हिस्टोरिकल फेज, जिस काल के अध्ययन के लिए सातहिक ये नहीं हो रहा है मुझे बोलने में, साक्ष्य उपलब्ध है परंतु इसका उपयोग नहीं हो पा रहा है। जिस काल में कृषि आरंभ हो, नवपाषाण का 6000 ईसा पूर्व के पश्चात, ताम्रपाषाण का 3500 ईसा पूर्व, हड़प्पा सभ्यता 2600 ईसा पूर्व 1900 ईसा पूर्व के बीच। प्रथम खंड में देखे जलवायु संबंधित परिवर्तन, इसके बाद तकनीकी, ये इधर ग्रेटर देन और इधर लेस देन जो होता है इसका चिन्ह, तकनीकी परिवर्तन, जीविकोपार्जन की पद्धति में परिवर्तन, सामाजिक संगठन और जीवन दृष्टिकोण। दूसरा खंड देख लेते हैं इसी में, ये सब सर का दिया हुआ। वैदिक काल 1500 से 600 ईसा पूर्व, बुद्ध काल अथवा महाजनपद काल जो है 600 से 400 ईसा पूर्व, मौर्य काल 400 से 200 ईसा पूर्व, मौर्योत्तर काल 200 ईसा पूर्व से 300 ईसा पूर्व, गुप्त काल 300 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व, गुप्तोत्तर काल 600 ईसा पूर्व से 750 ईसा पूर्व, पूर्व मध्य काल 750 ईस्वी से 1200 ईस्वी तक है। अब ईस्वी आ गया यहाँ से 300 ईस्वी से लेकर 600 ईस्वी।
अब यहाँ आप जब नोट कर लिए होंगे ये पूरा मैं जहाँ एक पढ़ दिया हूँ। अब यहाँ से आप तीसरा खंड देख सकते हैं। ये देखिए ये तीसरा खंड है जो दिल्ली सल्तनत से 1200 ईस्वी से लेके 1526 के बीच है और मुगल काल 1526 के पश्चात। अध्ययन के स्रोत क्या होंगे? पुरातात्विक साक्ष्य, अभिलेख, सिक्के, उपकरण एवं स्थापत्य तथा साक्ष्य, विदेशी साहित्य। हाँ साहित्य देखो यहाँ साहित्य, विदेशी साहित्य। परिवर्तन के तत्व खंड 2 एवं 3। परिवर्तन के तत्व में देखेंगे राजनीतिक, राजवंश, राज एवं साम्राज्य, प्रशासन। परिवर्तन के तत्व ये में राजवंश में क्या होगा? साम्राज्य। आर्थिक, कृषि, शिल्प, उद्योग, मुद्रा एवं नगरीकरण। एक में सामाजिक परिवर्तन नंबर 1 में वर्ण एवं जाति विशेषकर महिलाओं, शूद्रों एवं अछूतों की दशा। सांस्कृतिक में 1 में धर्म एवं दर्शन, भाषा एवं साहित्य, कला। डायग्राम 1 में देखिए परिवर्तन, ये डायग्राम 1 का तीव्र ये राजनीतिक परिवर्तन होगा। उसके बाद डायग्राम 2 में देखिए आर्थिक परिवर्तन दिख रहा है, 3 में सामाजिक परिवर्तन होगा, 4 में सांस्कृतिक। ये सांस्कृतिक 4 है, सांस्कृतिक इतना छोटा होगा, उसके बाद सामाजिक परिवर्तन इतना बड़ा होगा, सामाजिक परिवर्तन, आर्थिक परिवर्तन इतना, उसके बाद राजनीतिक परिवर्तन होगा। ये डायग्राम का रूप है। देखिए आर्थिक, डायग्राम 2 देखिए आर्थिक परिवर्तन, राजनीतिक परिवर्तन, सामाजिक परिवर्तन और सांस्कृतिक परिवर्तन। ये डायग्राम 2 हो गया। इसे समझ सकते हो आप अपने हिसाब से तैयारी करने वाले। मैं आपको सिर्फ नोट्स तैयार करवा रहा हूँ, आप समझदार, आप नोट्स तैयार करो। आप पढ़ रहे हो, नोट्स तैयार करके बैठे हो। मणिकांत सर का कृषि अर्थव्यवस्था। अधिशेष का मतलब होता है जोड़ से ज्यादा। अधिशेष उत्पादन, शिल्प, उद्योग, मुद्रा, अर्थव्यवस्था, नगर। जब हम इसे चारों को डिवाइडेड किए तो इससे निकला कर प्रणाली। सेना अधिकारी, राजा की स्थिति मजबूत, सामाजिक विभाजन, धार्मिक पंथों की विविधता। आधुनिक भारत। 18वीं सदी का इतिहास, 18वीं सदी का पूर्वार्ध, 18वीं सदी का उत्तरार्ध, 19वीं उपनिवेशवाद, राष्ट्रवाद, स्वतंत्रोत्तर भारत। ये आपका हो गया। अब देखते हैं यहाँ आधुनिक भारत। 18वीं सदी का इतिहास, 18वीं सदी का पूर्वार्ध, मुगल साम्राज्य का विघटन, क्षेत्रीय राज्यों की स्थिति, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक का मूल्यांकन। 2014 में क्वेश्चन पूछा गया था, ये पेशी में देखें, एक क्वेश्चन पूछा हुआ है। पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 में घटित हुआ। इतिहास की भूकंपी लड़ाइयाँ पानीपत में ही क्यों घटित हुई? क्यों पानीपत में घटित हुई ये पानीपत की लड़ाई? ये पूछा 2017 का। ये फिर क्वेश्चन देखें, स्पष्ट कीजिए कि किस किस प्रकार मध्य 18वीं सदी का भारत खंडित राजतंत्र की छात्रा से ग्रस्त था। ये भी क्वेश्चन पूछा गया 2017 में यूपीएससी में। ये 2 क्वेश्चन है। ये सारे टॉपिक जब पढ़ोगे तो ये क्वेश्चन आपको बनाना बहुत आसान हो जाएगा। ये क्वेश्चन आगे भी मिलेंगे आपको। सल्तनत काल देखें, सल्तनत काल इलवरी वंश 1192 से 1290, खिलजी वंश 1290 से 1320, तुगलक वंश 1320 से 1412, सैयद वंश 1414 से 1451, लोधी वंश 1451 से 1526 1526 तक, मुगल राजवंश 1526। देखो ये 1707 ईस्वी बहादुर शाह प्रथम 1712 तक रहा। 1712 से जहांदार शाह 1713 तक, 1713 से लेके फर्रुखसिया 1719, 1719 से मोहम्मद शाह रंगीला 1748 48, 1748 से अहमद शाह 1754, 1754 से आलमगीर द्वितीय 1759, 1759 से शाह आलम द्वितीय 1806, 1806 अकबर द्वितीय 1837 तक, 1837 से बहादुर शाह जफर 1858 1858 तक।
ये आपका हो गया। ये सब आपको कालखंड बताया जा रहा है कि किस प्रकार कालखंड सबका देख लिया। अब देखिए यहाँ से हो जाता है मुगल साम्राज्य विघटन तथा भारत राजनीतिक परिदृश्य। यहाँ से आपका स्टार्ट हो जाता है आधुनिक भारत। मैं आपको सिर्फ पढ़ता जाऊंगा, आप नोट्स तैयार करते हैं, क्योंकि मैं शुरू से आपको दिखा रहा हूँ। कॉपी का पार्ट 1 है ये, शुरू से दिखा रहा हूँ कि किस प्रकार से आप नोट्स तैयार कर रहे हैं तैयार। इसके बाद मैं पार्ट 2 पार्ट 3 पूरा आपको आधुनिक भारत का हिस्ट्री दे दूंगा। मुगल साम्राज्य का विघटन तथा भारत का राजनीतिक परिदृश्य। मुगल साम्राज्य भारत के उन गिने चुने साम्राज्यों में था जिसकी अखिल भारतीय विस्तार था। मुगल साम्राज्य मुस्लिम विश्व एक प्रतिष्ठित साम्राज्य था, परंतु 18वीं सदी के आरंभ तक मुगल साम्राज्य का विघटन हो गया और फिर एक बार भारत बहुराज्यीय अनेक राज्य व्यवस्था कायम थी। यहाँ ओटोमन साम्राज्य, उज्बेक साम्राज्य लिखा हुआ है, सफावी साम्राज्य, ये सफावी समाज ये शिया थे और ओटोमन साम्राज्य उज्बेक साम्राज्य जो थे ये सुन्नी थे। ठीक, ओटोमन साम्राज्य उज्बेक साम्राज्य ये सुन्नी थे और सफावी साम्राज्य शिया थे। नवाब को सूबेदार प्लस प्रांतीय दीवान, ये दोनों अधिकार था। सूबेदार प्लस प्रांतीय दीवान नवाब का काम था, इस पे अधिकार था नवाब का। ये दोनों पद जो लिया था वो नवाब कहलाता था, इतना याद रखना, सूबेदार और प्रांतीय दीवान। राजनीतिक परिदृश्य में देखिए, मुगल साम्राज्य विघटन के पश्चात 3 प्रकार के राज अस्तित्व में रहे। एक प्रथम उत्तराधिकारी राज, विद्रोह के द्वारा स्थापित राज, मुगल साम्राज्य की परिधि से बाहर के राज। देखो बोलने में अगर कुछ गड़बड़ी होती होगी तो आप लिखा हुआ चीज़ को समझ लिया करो, जहाँ पर आपको लिखा हुआ नहीं समझ में रहा वहाँ पर मैं बोल रहा हूँ वहाँ पे आप समझ लिया करो। ठीक, अब आ जाते हैं उत्तराधिकारी राज। बंगाल के दीवान के रूप में मुर्शीद कुली खां की नियुक्ति हुई थी, परंतु औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात वह बंगाल का शासक बन बैठा। यद्यपि उसने औपचारिक रूप स्वतंत्र शासक, अच्छा यहाँ पे एक स्वतंत्र शासक है, स्वतंत्र शासक बन बैठा है, यद्यपि उसने औपचारिक रूप में मुगलों की सत्ता को चुनौती नहीं दी। आगे एक नवाब अलीवर्दी खां 1740 से 56 ने मुगलों को राजवंश देना बंद कर दिया। इस प्रकार बंगाल पूरी तरह स्वतंत्र राज्य बन गया। बंगाल हिंदुस्तान का सबसे समृद्ध राज्य था, क्योंकि भारत के निर्यात व्यापार में लगभग 40% सामग्री बंगाल से ही हो जाती थी। अब आ जाते हैं अवध। यह बंगाल का पड़ोसी राज्य था तथा एक मुगल सआदत खां 1722 में व्यवहारिक 1722 में व्यवहारिक रूप में स्वतंत्र हो गया। सआदत खां का उत्तराधिकारी नवाब सफदरजंग हुआ, उसे मुगल वजीर का पद भी प्राप्त हुआ, इसलिए अवध के नवाब वजीर कहे गए। आगे सफदरजंग का उत्तराधिकारी शुजाउद्दौला हुआ, जो ब्रिटिश के विरुद्ध बक्सर के युद्ध में उतरा। ये हो गया। अब हैदराबाद देख लेते हैं। हैदराबाद देखिए, मैं आपको पढ़ रहा हूँ, आप किताब पढ़ रहे होंगे, एक्सपेक्ट्रम हो गया, सर की नोट्स पढ़ते होंगे, या ये सब क्लास नोट्स हैं। हैदराबाद, मुगल वजीर के पद पर रहते हुए निजामुल्क निराश हुआ, क्योंकि उसे नीति निर्धारण की छूट नहीं दी गई, अतः उसने वजीर पद को छोड़ दिया और वह दक्षिण में हैदराबाद की ओर पलायन कर गया। यह पलायन तो मैंने गलती लिखा है, पलायन अदापो होगा, जहाँ पे शुद्ध होगा वहाँ पे आप सही कर लेना, जहाँ पे मिस होगा वहाँ पे आप अच्छे से हिंदी लिखना, क्योंकि मैंने गलती भी तो लिखी है, मैं भी तो आप लोग के जैसा हूँ ना, गलती बहुत सा जगह होगी हमारी। पलायन कर गया। फिर 1724 में उसने एक स्वतंत्र हैदराबाद राज्य की स्थापना की। विद्रोह के माध्यम से स्थापित राज्य। विद्रोह के, आप समझोगे विद्रोह के द्वारा कौन सा राज्य स्थापित हो? मराठे। पहला नंबर मराठा देखते हैं। मराठा शक्ति को संगठित करने का प्रयास शिवाजी ने किया और शिवाजी ने 17वीं सदी में मराठा राज्य की नींव डाली। शिवाजी के बाद पेशवाओं के अधीन मराठा राज्य एक नए साम्राज्य का रूप ले लिया तथा दक्षिण से उसका उत्तर में विस्तार हुआ। फिर एक समय
फिर एक समय ऐसा आया जब यह प्रतीत हुआ कि मराठा साम्राज्य मुगल साम्राज्य का विकल्प दे सकेगा, परंतु यह धारणा गलत सिद्ध हुई और पानीपत के तीसरे युद्ध में अफगानों के हाथों मराठे पराजित हुए। मराठे शक्ति की विफलता के निम्नलिखित कारण थे। मराठे शक्ति के विफल क्यों हुए? विफलता के कारण अनिश्चित वित्तीय आधार, मराठे चौथे एवं सरदेशमुखी जैसे अनियमित आय पर निर्भर थे। अब देखिए मैं यहाँ बता देता हूँ। सरदेशमुखी मतलब होता है जमींदारों का हेड, सरदेशमुखी मतलब जमींदारों का हेड, और चौथे मतलब 25% टैक्स, टोटल 25%। सरदेशमुखी मतलब जमींदारों का हेड और वो 25% क्या करता वसूली टैक्स लेता था जबरदस्ती। मराठा परिसंघ का सामंती स्वरूप, मराठा परिसंघ के केंद्र में पेशवा था तथा उसके अन्य घटक इंदौर के होलकर, ग्वालियर के सिंधिया, नागपुर के भोंसले तथा बड़ौदा के गायकवाड़ थे। मराठा राज के द्वारा कृषि एवं उद्योग को प्रोत्साहन नहीं मिला। संकट के समय भी मराठों के द्वारा एक संयुक्त मोर्चा बना पाने में विफल हो जाना। संगठन के समय भी मराठा एक संयुक्त मोर्चा बना पाने में विफल हो जाना। ये देखिए, नवाब, छत्रपति, अष्टप्रधान, पेशवा, केंद्रीय प्रशासन, दीवान, इसको एरो लगा के सूबा, प्रांत, सूबा मतलब प्रांत होता है। यहाँ नवाब को मैंने बताया सूबेदार, और प्रांतीय दीवान से नजीम, सूबेदार या नजीम भी कहा जाता था, सूबेदार को नजीम कहा जाता। केंद्रीय शक्ति कमजोर होना सामंती कहलाता है। केंद्रीय शक्ति जब कमजोर होता है तो क्या अधिक बिचौलियों का जन्म होता है, वही बिचौलिया जो होता है वही सामंती होता है। पर्सिया ईरान था, उज्बेक मध्य एशिया और सफावी शिया। उज्बेक मध्य एशिया, पर्सिया ईरानी था और सफावी शिया था। दोस्तों मुझे लग रहा है अब यहाँ से सिख पंथ का आ जाता है, तो मैं ये टॉपिक आपको पार्ट 2 में आपको नोट करवा दूँ। ये पार्ट 1 आएगा, ये पार्ट 2 बन गया ना, तो पार्ट 2 में आपको यहाँ से फिर हम सिख के बारे में और जहाँ तक हम सोचते हैं वहाँ तक हम आपको फिर यहाँ से लिखाते चला जाऊँगा ये नोट्स पूरे, तो आप देख रहे होंगे। तो ये क्वेश्चन आते हैं, ये सारे क्वेश्चन हैं, आपको भी मिलते ही रहेंगे, सारे क्वेश्चन हैं। तो आपको लग रहा है, तो तब तक के लिए मैं वीडियो पॉज करता हूँ। दोस्तों हमारी वीडियो को जितना से ज़्यादा हो सके तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें।